नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ आफरीन अली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि नोएडा से बड़ी खबर है, जहां पर किसानों की परेड को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर को लेकर ये कदम उठाया गया है। आपको बता दें, पुलिस ने किसानों के आंदोलन स्थल पर नोटिस भी चस्पा कर दिया है। साथ ही पुलिस ने नोटिस का 3 दिनों में जवाब मांगा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं नोएडा से, जहां पर किसानों की परेड को लेकर अब प्रशासन यहां पर सतर्क हो गया है, क्योंकि जिस तरह से गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की परेड को लेकर जिस तरह से हुड़दंग वहां पर मचाया गया था, वैसे में कई पुलिसकर्मी के साथ साथ किसान भी घायल हो गए हैं। अब ऐसे में प्रशासन यहां पर सतर्क हो गया है। किसान नेता राकेश टिकैत को नोटिस प्रशासन की तरफ से जारी कर दिया गया है। साथ ही गाजीपुर बॉर्डर पर भी प्रशासन की तरफ से नोटिस जारी किया है, जिसमें 3 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर को लेकर ये कदम उठाया है। पुलिस ने किसानों के आंदोलन स्थल पर नोटिस भी चस्पा किया है। वहीं अब बात करेंगे अलीगढ़ की। आपको बता दें कि अलीगढ़ में राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री अतुल गर्ग अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां पुलिस की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े होते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि मंत्री के काफिले की अस्पताल में एंट्री करते समय कार फंस गई थी, जिसके बाद एसपी ट्रैफिक और अन्य कर्मी धक्का लगाते हुए नजर आए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग ने अस्पताल का निरीक्षण किया है और साथ ही इस दौरान मरीजों का हालचाल भी पूछते हुए जच्चा बच्चा को 100-100 रुपए का पुरस्कार दिया। वहीं राज्य स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग को निरीक्षण के दौरान सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त मिली। तो आपको बता दें कि अलीगढ़ में राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री अतुल गर्ग अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां पर उन्हें सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त मिली हैं। लेकिन यहां पर पुलिस की व्यवस्थाओं पर सवाल भी खड़े हुए, क्योंकि जिस तरह से एंट्री यहां पर उनकी कार की हुई थी, तो वहां पर कार एंट्री के वक्त फंस गई थी। और साथ ही मंत्री ने जब अस्पताल में निरीक्षण किया है, तो वहां पर सभी व्यवस्थाएं उन्हें दुरुस्त मिली हैं। इसी बीच बड़ी खबर हमीरपुर से सामने आ रही है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि वैन ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस मामले की जब जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल पुलिस ने शुरू कर दी है। तोरारा थाना क्षेत्र के मनकी रोड तिराहे की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं हमीरपुर से, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखा गया है। आपको बता दें कि वैन ने बाइक सवार युवक को भीषण टक्कर मार दी थी, जिसके बाद इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। आपको बता दें कि इस हादसे के बाद राहगीरों ने साथ ही स्थानीय लोगों ने इस मामले की पुलिस को सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं हमीरपुर से, जहां पर तेज रफ्तार के कहर से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। भीषण हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हुई है। वैन ने ये बाइक सवार युवक को भीषण टक्कर मार दी थी, जिसके बाद हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई है। तो लगातार जगह जगह से इसी तरह तेज रफ्तार के कहर देखा जाता है, इसको लेकर अब यहां पर भी एक व्यक्ति की मौत हो गई। और अब खबर आपको बता दें कि कौशांबी से है, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कौशांबी जिला मुख्यालय के डाइट मैदान पहुंचे, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मंच से कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया है। इस दौरान आपको बता दें कि 386 करोड़ की लागत से 75 सड़कों का लोकार्पण यहां पर किया गया। साथ ही 239 करोड़ की लागत से 26 सड़कों का शिलान्यास किया गया है।
वहीं आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ने 625 करोड़ की कुल 101 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा कि हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि विकास हो। साथ ही विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले जो सड़कें बनती थी वह केवल उखड़ जाती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश और देश की जनता आने वाले समय में जब जनता की अदालत में आना पड़ेगा, उनको उस समय दिया जाएगा। माननीय जी, कौशाम्बी में सड़कों का जाल तो बिछा हुआ है, लेकिन कुछ ग्रामीण अंचल की ऐसी सड़कें हैं जिस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। मैंने बताया 800 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, उसमें ग्रामीण क्षेत्र भी है और नगर क्षेत्र। पिछले समय मैंने कहा आलोचना में मैं विश्वास नहीं रखता, काम करने में रखता हूँ। पिछले समय सड़कें बनी नहीं थी, कागज में दिखी थी, लेकिन उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। वो कैसे सब हम ठीक कर सके, इसका हम प्रयास करते। इसी बीच बड़ी खबर हरदोई से सामने आ रही है, जहां पर चेकिंग के दौरान बिजली विभाग की टीम पर हमला हुआ है। आपको बता दें कि कर्मचारी को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि गोल्डन मैरिज हॉल में ये टीम पर हमला किया गया है। लाठी डंडों से कर्मचारियों की बेरहमी से यहां पर पिटाई की गई है। शाहबाद कोतवाली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं हरदोई से, जहां पर चेकिंग के लिए बिजली विभाग की टीम पहुंची थी और इसी दौरान हमलावरों ने बिजली विभाग की टीम पर लाठी डंडों से लैस होकर हमला कर दिया। बेरहमी से यहां पर कर्मचारियों की पिटाई की गई है, जिसका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शाहबाद कोतवाली क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं हरदोई से, और ज्यादा जानकारी के लिए हरदोई से हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, चेकिंग के दौरान बिजली के कर्मचारियों पर हमला किया गया है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी आफरीन, आपको बता दें हरदोई के शाहबाद थाना क्षेत्र का मामला। यहाँ के जो मैरिज लॉन में बिजली चोरी की सूचना विभाग के कर्मचारियों को मिली थी, तब वो जांच करने के लिए पहुंचे तो वहाँ पर होता यह है कि उसकी टीम पर हमला कर दिया जाता है और काफी लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए, मारपीट लोगों की। उसके बाद जब सूचना पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और अपनी कार्रवाई की जा रही। फिलहाल पुलिस ने तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जी आफरीन। दीपक, क्या इन हमलावरों के बारे में कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है कि आखिर कौन लोग थे और क्यों मारपीट की गई है? वहाँ के वो मैरिज लॉन के ही कर्मचारी थे और उनके मालिकान के ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उनकी तलाश की जा रही है। फिलहाल अभी मौके से वो लोग फरार हो गए थे, उनकी तलाश पुलिस की जा रही है। जी आफरीन। दीपक, घायलों की क्या स्थिति है अभी और कितने लोग घायल हुए हैं? कोई ज्यादा चिंताजनक नहीं है, लेकिन एक कर्मचारी के चोट काफी आई है। उसके हाथ और पैरों में चोटें हैं, जिसका इलाज किया जा रहा है, वो अस्पताल में भर्ती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली में ट्रैक्टर रैली को लेकर हुए बवाल पर सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस की रची हुई साजिश से हुआ है। आपको बता दें कि बयान ओम प्रकाश राजभर ने फर्रुखाबाद से लखनऊ जाते समय कन्नौज में रुक कर दिया था। बताया जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से गठबंधन के बाद ओम प्रकाश राजभर प्रदेश में भ्रमण कर अपनी पार्टी की मजबूती पर लगे हुए हैं। इस दौरान वे फर्रुखाबाद पहुंचे थे, जहां वे अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर लखनऊ के लिए रवाना हुए और साथ ही फर्रुखाबाद से लखनऊ जाते वक्त वे थोड़ी देर के लिए कन्नौज रुके थे। ये आरएसएस और बीजेपी की रची हुई साजिश है, जिसका पर्दाफाश हो रहा है। पुलिस खुद खोज रही है, बीजेपी के नेता जाके कर रहे हैं। आपने देखा दिल्ली में दंगा, जो दिल्ली में सीएए और एनआरसी को लेके हुआ, कौन दंगा कराया? बीजेपी के लोग कराए। देश में दंगा कौन कराता? यही लोग कराते हैं। यही लोग हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। ये कभी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी की बात नहीं करते। ये बीजेपी की साजिश है। ऐसा है ना, अभी अब परसों पकड़ा गया ना एक, वो बताया ना कि हमको 60 लोगों को लगाया गया है दंगा कराने के लिए, मारने के लिए किसानों के नेता को। ये आरएसएस और बीजेपी के। नारी सशक्तिकरण को लेकर जिले के सभी प्रशासनिक पदों पर एक दिन के लिए जिले की मेधावी बेटियों ने चार्ज संभाला। आपको बता दें कि चार्ज संभालते ही एक दिन की सांकेतिक डीएम बनी प्रतिमा भदौरिया ने लोगों को शिकायतें यहां पर लोगों की सुनी है। साथ ही आकस्मिक निरीक्षण कर खामियों पर स्पष्टीकरण मांग, वेतन रोकने के आदेश दिए हैं।
वहीं एक दिन की सांकेतिक एसपी बनी चांदनी ने इन थानों का यहां पर निरीक्षण किया। साथ ही आपको बता दें कि यातायात महीने के चलते हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना भी किया गया है। वहीं मेधावी बेटियों ने पदभार ग्रहण कर जहां एक और खुशी जताई तो वहीं पदों के कार्यभार को एक मुश्किल काम बताया। तो आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से नारी सशक्तिकरण को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। छात्रों को अहम जिम्मेदारी दी जा रही है। एक एक दिन का लगातार कई जगह पर छात्राओं को डीएम बनाया गया है, जिसको लेकर यहां पर छात्राओं में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी मंडल स्तर पर रणनीति बनाने जा रही है। आपको बता दें 28 जनवरी से 3 फरवरी तक प्रदेश के सभी 1600 गांवों में आयोजित बैठकें होंगी और साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच पंचायत चुनाव की चुनावी व्यू रचना भी साझा की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज जिला सहारनपुर के गागलहेड़ी मंडल में बैठक करने वाले हैं। पदाधिकारी मंडल पंचायत चुनाव बैठकों में कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं पंचायत चुनाव को लेकर। आपको बता दें कि बीजेपी मंडल स्तर पर रणनीति बनने जा रही है। 28 जनवरी से 3 फरवरी तक प्रदेश के सभी 1600 गांवों में बैठकें होंगी। वहीं पंचायत चुनाव के काउंटडाउन शुरू होते ही बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, जहां प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मेरठ पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह शिक्षक नेता रहे पूर्व एमएलसी ओम प्रकाश शर्मा के घर भी पहुंचे, जिनका पिछले दिनों निधन हो गया था। वहीं नवनिर्वाचित एमएलसी अश्वनी त्यागी के आवास पर भी स्वतंत्र कुमार पहुंचे और उन्हें बधाई दी। इसके चलते बीजेपी के विधायक संगीत सोम के साथ शहर भर के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। साथ ही इस मौके पर यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और संगीत सोम ने किसान आंदोलन में कल हुई हिंसा को लेकर कहा कि किसानों के बीच कुछ असामाजिक तत्व घुस गए हैं और उन्होंने ही हिंसा की है। किसानों को समझना होगा कि सरकार उनसे बात कर रही है और कोई भी आंदोलन हिंसा को साथ लेकर नहीं चल सकता है। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, किसानों की जो समस्याएं हैं सरकार उन्हें सुन भी रही है और उनका निराकरण भी कर रही है। लेकिन किसानों के बीच में जो असामाजिक तत्व घुसे हुए हैं वो कहीं के भी आए हों, आप जानते भी हैं किस तरीके के वे तत्व हैं। उन तत्वों को सख्ती से निपटा जाएगा और उनके साथ सख्त क्या कार्रवाई किस तरीके से उन्हें चिन्हित किया जाएगा। आप निश्चित रहिए, पुलिस का काम है, पुलिस उन्हें चिन्हित कर रही है और चिन्हित करके उनके सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली पुलिस की कोई फेलियर मानते हैं? बिल्कुल दिल्ली पुलिस का कोई फेलियर नहीं था। दिल्ली पुलिस ने तो बहुत सहनशीलता, पुलिस पिटती रही लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सहनशीलता का परिचय दिया। पुलिस ने परिचय दिया कि हम किसान पर लाठी नहीं चलाएंगे, लेकिन किसानों के बीच में जो असामाजिक तत्व घुसे हुए थे उन्होंने इस बात को नहीं समझा। एक झंडा लगाया उन्होंने लाल किले पर, तिरंगे के अलावा कोई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लाल किले पर केवल तिरंगा और तिरंगा ही फहराया जाएगा। एक तो आदरणीय ओम प्रकाश जी के निवास स्थान पर जाना था। शिक्षक नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान है। ईश्वर से प्रार्थना, उनके चरणों में श्रद्धांजलि किया और ईश्वर से प्रार्थना किया कि अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को दुख सहन करने के लिए ईश्वर शक्ति दे। बाकी कार्यकर्ताओं में हमारे रविंद्र जी के पिताजी का देहांत हो गया था, अश्विनी जी एमएलसी हो गए थे, इसलिए शुभकामनाएं देने आए हैं। अवनीश त्यागी जी थे, उनके घर जाना हुआ। अब रास्ते में जहाँ जहाँ रुकना। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी इस समय पंचायत को चुनाव को लेकर आज मुजफ्फरनगर, कल सहारनपुर में मीटिंग है। संगठन को सक्रिय करना और संगठन के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक लक्ष्य के लिए काम करता है, एक ध्येय के लिए काम करता है, एक उद्देश्य के लिए। राजनीति उसका मिशन है, व्यापार नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ताओं का लक्ष्य है कि गांव गरीब किसान को खुशहाल रखना और दुनिया के अंदर भारत माँ का जय जयकार हो।
और ज्यादा जानकारी के लिए मेरठ से हमारे संवाददाता रियासत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रियासत, पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं, तो किस तरह से रणनीति बनाई जा रही है? जी बिल्कुल, बता दूं आपको, इस पंचायत चुनाव भी आने वाले हैं। बीजेपी जो कार्यकर्ता हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं वो जगह जगह जाकर के पूरी तैयारी कर रही हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, सभी को जागरूक कर रहे हैं इस बारे में बताने के लिए। जी, जैसे कि आज कल मेरठ में स्वतंत्र देव सिंह जी आए थे और यहाँ पर उन्होंने जनसभा भी की है और कार्यकर्ताओं से और प्रतिनिधियों से यहाँ पे बैठक भी की है लोकसभा के पंचायत चुनाव को लेकर के। जी रियासत, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहा? कार्यक्रम ये रहा, हम यहाँ पर आए थे यहाँ पर कुछ जो उनके कार्यकर्ता थे और जो यहाँ के प्रतिनिधि थे और यहाँ पर जो स्थानीय जो विधायक थे उन सबको बिठा करके उनसे चर्चा की है, सबको संबोधित किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी मंडल स्तर पर रणनीति बनाएगी। आपको बता दें कि 28 जनवरी से 3 फरवरी तक प्रदेश के सभी 1600 गांवों में बैठकें आयोजित होगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच पंचायत चुनाव की चुनावी व्यू रचना करेगी साझा। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज जिला सहारनपुर के गागलहेड़ी मंडल में बैठक करने वाले हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि पदाधिकारी मंडल पंचायत चुनाव बैठकों में कार्यकर्ताओं के बीच बीजेपी पहुंचती हुई भी नजर आएगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और अब खबर मुरादाबाद से है। आपको बता दें कि मुरादाबाद सीओ सिविल लाइन ऑफिस के पास एक युवक ने लोगों की भीड़ के बीच सड़क पर ही चोरी के आरोप में 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई कर दी है। आपको बता दें इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। आपको बता दें कि युवक ने दोनों लोगों के साथ जमकर यहां पर मारपीट की। साथ ही एक युवक को नाली के पास गिराकर जूतों से उसकी पिटाई की गई। वहीं स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्ष के लोगों को थाने ले गई। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मुरादाबाद से, जहां पर सीओ सिविल लाइन ऑफिस के पास से एक युवक ने लोगों की भीड़ के बीच में ही सड़क पर ही चोरी के आरोप में 2 युवकों की जमकर यहां पर बेरहमी से पिटाई की है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। आपको बता दें अब इस मामले को लेकर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। दोनों ही पक्ष के लोगों को थाने लेकर गई है पुलिस। और साथ ही आपको बता दें कि एक युवक को यहां पर युवक ने नाली के पास गिराकर बेरहमी से उसकी पिटाई की है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मुरादाबाद से, जहां पर आपको बता दें कि एक चोरी के आरोप में 2 युवकों की यहां पर इस युवक ने जमकर पिटाई की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ये युवक दोनों ही आरोपियों को पीट रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए मुरादाबाद से हमारे संवाददाता आजम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आजम, चोरी के आरोप में ये युवक दोनों आरोपियों को पीट रहा है, क्या कुछ था पूरा मामला? फिर मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला मुरादाबाद के सीओ ऑफिस के पास का है, जहां पर एक व्यक्ति 2 व्यक्तियों को पूरी तरह से पीट रहा है। और साफ देख सकते हैं कि ये जो 2 व्यक्ति हैं इन पर चोरी का आरोप लगाकर वो व्यक्ति पीट रहा है और किसी ने वहीं खड़े होकर जो है वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। अभी फिलहाल जो है पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये चोरी के आरोपी ही हैं या कोई दूसरा और मामला है। वहां पर जो लेपट की पुलिस मौजूद थी, लेपट करती हुई पुलिस ने जो है दोनों पक्षों को बैठाकर थाने ले गई। उसके बाद जो है अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि क्या कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद स्थित कुंदरकी ब्लॉक के ग्राम वहापुर में एक युवती
ने एक शिक्षा को बढ़ाने के लिए एक स्कूल खोला। वही तमाम परेशानियां आने के बाद भी रेहाना रहमान ने बच्चों की शिक्षा के लिए लोगों को जागरूक किया है। आपको बता दें कि स्कूल से आंगनवाड़ी, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग जैसे तमाम सरकारी संस्थाओं में उनके बच्चे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मेरे साथ रेहाना जी मौजूद हैं और मैं उनसे आपको रूबरू कराऊंगा कि किस तरह से उन्होंने एक छोटे से गांव में शिक्षा के मंदिर को स्थापित किया और वहां यहां से छात्राओं को पढ़ाने के बाद तमाम तरह के संस्थाओं में सेवाओं पर उन्होंने भेजा है। रेहाना जी, आपका स्वागत है लोकमंच में। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप यहाँ किस तरह से आए और किस तरह से आपने शिक्षा की बुनियाद को कायम किया। मैं यहाँ पे 90 में आई थी और यहाँ पर मेरे कज़िन थे ज़िला 2 केंद्र में। तो यहाँ पे साक्षरता कार्यक्रम शुरू हो रहा था। विद्यानंद गर्ग साहब डीएम साहब थे, तो हम लोगों को मीटिंग में बुलाया और हम लोग गए। हमारे शौहर भी थे उस वक्त हमारे साथ, हबीबुर रहमान साहब। तो हम दोनों ने साक्षरता में फतेहपुर में काम किया था। तो ये हुआ कि भाई यहाँ भी पायलट प्रोजेक्ट आया है और आप लोग थोड़ा सा मदद करिए। तो हमने जब कुंदरकी ब्लॉक का सब ये सर्वे हुआ तो यहाँ पर महिलाओं की शिक्षा 3% थी और भाइयों की जो थी वो 7% थी। तो यहाँ पर ये खादर क्षेत्र मोहनपुर न्याय पंचायत चुनी गई, जहाँ जो आने जाने का रास्ता भी नहीं था, रेत में खेतों में चल के रास्ते से आते जाते थे। यहाँ पे उस कार्यक्रम को हमने शुरू किया। तो यहाँ पे लोगों ने कहा कि बच्चों के लिए तो ये स्कूल नहीं है और आप बड़ों के पढ़ने की बात करती हैं। तो उन्होंने शर्त रखी कि जब आप हमारे बच्चों को दिन में पढ़ाएंगे तब हम रात में साक्षरता में पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ एक पेड़ के नीचे से 8 बच्चों को पढ़ाया, जिसमें 14 साल का भी बच्चा था, 18 वर्ष की भी बेटी थी। इस तरह से हमने यहाँ पर शिक्षा का काम शुरू किया इस जंगल में। मैम, शिक्षा को लेकर आपको राष्ट्रपति अवार्ड से लेकर मलाला फंड तक अवार्ड मिल चुके हैं। किस तरह से ये पूरा संभव रहा और किस तरह से आपने हर क्रम जो प्रयास किया शिक्षा के स्तर को शिखर तक पहुंचाने का, तो क्या वजह थी है जो आप वहां तक पहुंच पाए और किस तरह से आपने बच्चों का साथ दिया? देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि मुझे तो गॉड गिफ्ट मिला हुआ था कि मुझे सेवा का काम करना है और शिक्षा का तालीम का काम करना है। तो मैंने गांव में घर घर घूम घूम के और जगह जगह जा के बहुत साक्षरता के गीत गाए और लोगों को मोटिवेट किया, लोगों को समझाया। और जब मैंने यहाँ पेड़ के नीचे पढ़ाना शुरू किया तो 7-8 गांव के बच्चों को आने में बुलाने में लगभग मुझे 1 साल लग गया। और फिर जब बच्चे आने लगे, बेटियां आने लगी, तो ये शिक्षा का काम शुरू हो गया। बाधाएं तो बहुत आई, मुझे मारने की भी धमकी दी गई कि तुम यहाँ पे सबको शिक्षित कर दोगी, लोग होशियार हो जाएंगे। यहाँ पर साहूकार भी काफ़ी पैसे देते थे, बहुत सारी बाधाएं थी। मजदूरी पे कौन आएगा अगर आप सबको पढ़ा देंगी। तो लेकिन मैं हिम्मत नहीं आ रही। यहाँ तक के रिश्तेदारों ने भी मुझे छोड़ दिया था। मैं नकाब उस वक्त मैंने नकाब उतारा था, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो गलत रास्ते पर जा रही है और इसको हम लोग अब इससे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। तो बहुत सारी आर्थिक भी परेशानियां थी, क्योंकि मैं कोई फीस नहीं ले रही थी, पैसा नहीं ले रही थी। सामाजिक भी बहिष्कार हो रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने ये कहा मैं शिक्षा का काम कर रही हूँ और मरते दम तक करती रहूँगी। मैम, सबसे बड़ी बात ये देखी जाती है आज के टाइम में कि छात्राओं को जो है शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है, दूर रखा जाता है लड़कों के, अगर देखा जाए तो मुताबिक। तो मैम, उसको आपने देखते हुए, जैसे कि आपने बताया काफी साल पहले आप यहाँ पर आई थी, तो उस समय तो बहुत बड़ी बात रही होगी, बहुत बड़ी, वो लोग छात्राओं को पढ़ाने के लिए। तो आपने किस तरह से उन्हें स्कूल में पहुँचाया और उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ पर एडमिशन किया? बस यही था कि मैं थोड़ा सा मजहबी उससे भी कहती थी कि तालीम जो है एक ऐसा खजाना है जो कभी कितने लोगों को बांटो जो ख़त्म नहीं होगा। और तालीम से जो है वो एक जन्नत की कुंजी है। अगर आप शिक्षित हैं तो आप सारी बुराइयों से बचेंगे, सारे अच्छे काम करेंगे और आप नेक इंसान बनेंगे। तो वो ये सारा आर्थिक भी आपको फ़ायदा होगा, आपकी इज्जत बढ़ेगी, आप जॉब में जाएंगे, नौकरी में जाएंगे। बेटियां भी अब आंगनवाड़ी में हैं और उस वक्त तो आसपास यहाँ कोई लड़की 8वां पास मिलती नहीं थी पढ़ी हुई। अब तो यहाँ पे BSc इंजीनियर भी हो गई लड़कियाँ, पुलिस में भी हो गई, शिक्षा मित्र भी हो गई। बहुत सारी बेटियाँ काम कर रही हैं हर क्षेत्र में। मैम, ऐसे भी बहुत सारे अभिभावक होते हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाई से दूर रखते हैं, खास करके लड़कियों को। तो आप लोकमंच के माध्यम से ऐसे अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
मैं तो बराबर संदेश देती रहती हूँ। मेरा कोई भी कार्यक्रम हो, किसी विषय में भी हो, चाहे वो मिशन शक्ति का हो चाहे और हो, और महिला हिंसा के केसेस भी मैं देखती हूँ। लड़कियों के साथ कोई गलत काम ना हो, उसके लिए मैं आसपास बहुत प्रचार प्रसार करती हूँ। तो मैं उनके माता पिता से, माँ बाप से यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि देखिए, अगर बेटों को आप पढ़ा रही हैं तो बेटियों को ज़रूर पढ़ाएं। और बेटियाँ जब पढ़ लिख जाती हैं तो अपने मजबूत हो जाती हैं, अपने पैरों पर खड़ी हो जाती हैं और माँ बाप का नाम रोशन करती हैं। और जहाँ जाती हैं वहाँ पर भी वो अपने परिवार को शिक्षित करती हैं, आसपास गांव वालों को शिक्षित करती हैं। और वो खुद अपने आप में उनका जब हौसला बढ़ता है, उनको कॉन्फिडेंस आता है, तो उनकी इज्जत बहुत बढ़ती है और वो अपने आप को मजबूत महसूस करती हैं, कमज़ोर नहीं महसूस करती हैं। तो ये हमारे साथ रेहाना जी थी। इनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसे अभिभावक जो अपने बच्चों को पढ़ाई से वंचित रखते हैं, दूर रखते हैं, स्कूल जाने से रोकते हैं, वो अपने बच्चों को जो है ज़रूर पढ़ाएं। और प्रदेश सरकार से भी इनका यह कहना है कि ऐसे छात्र जिनके पास पैसा नहीं है पढ़ने लिखने के लिए, ऐसे परिवार जो गरीब तबके से आते हैं, उनके लिए फीस माफ़ की जाए और उनको हर संभव जो है अपने स्तर से सहायता दी जाए। मुरादाबाद से आजम राणा, लोकमंच न्यूज़। मेरे साथ रेहाना। वहीं यूपी के सहारनपुर से सड़क हादसे की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि बेहट इलाके के गांव सलेमपुर गदा में 2 बाइकों के आमने सामने भिड़ंत हो गई थी, जिसके चलते एक बाइक सवार 6 साल की मासूम और 2 लोग बाइक से गिर गए। वहीं बाइक से गिरते ही बच्ची ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ गई, जिससे बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर ट्रॉली चालक को हिरासत में लेकर दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं बरेली के कस्बा रिठोरा में आरटीओ ने पूरी टीम के साथ परिवहन विभाग के निर्देशों का पालन करवाया है। वहीं कुछ लोगों को हिदायत देकर छोड़ दिया गया है और कुछ लोगों को शपथ दिलाई कि रोड सुरक्षा के नियमों को पालन करेंगे, जिसमें काफी संख्या में लोगों को बुलाकर वहां पर समझाया गया। साथ ही सड़क दुर्घटना के बचाव के निर्देश भी यहां पर दिए गए और 4 पहिया वाहन पर हमेशा सीट बेल्ट पहनने की यहां पर अपील की गई। वहीं आरटीओ AK गुप्ता ने लोगों को सुरक्षा के नियमों के बारे में समझाया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है 21 जनवरी से 20 फरवरी तक, और इसके अंतर्गत प्रतिदिन हम सभी तरह के कार्यक्रम जो है आयोजित कर रहे हैं, जिसमें रोड सेफ्टी के संबंध में इससे उद्देश्य ये है कि कम से कम दुर्घटनाएं हो, कम से कम लोगों की जनहानि हो, और यही एक उद्देश्य लेकर के इस जागरूकता माह को मनाया जा रहा है। कासगंज के कोतवाली सदर क्षेत्र में ब्लॉक परिसर में बीते दिनों ईंटों से कुचलकर की गई एक महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि महिला की हत्या के आरोप में पुलिस ने महिला के दूसरे पति को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी ने बताया है कि उसने पत्नी की इसलिए हत्या की थी क्योंकि उसकी पत्नी उसके छोड़कर उसके भाई के साथ रहने लगी थी। इसी बात को लेकर योजना बनाकर आरोपी ने अपनी पत्नी को बुलाकर पहले उसके साथ मारपीट की, जिससे महिला के सिर पर गंभीर चोटें आ गई थी, जिससे आरोपी घबरा गया और साथ ही अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। कुछ वाद विवाद इन लोगों के बीच में इधर चल रहा था। ये पुनः अपने पहले पति भगवती के पास आके कासगंज में रहने लगी थी। जब इसका दूसरा पति यानी देवर, जो कि पति पत्नी के रूप में रह रहे थे, इसको ले चलने के लिए जिद कर रहा था, लेकिन ये जाने के लिए नहीं तैयार थी। एक दिन इसने घटना वाले दिन बहाना बना करके घुमाने के नाम पर इसको ब्लॉक में ले आया। वहाँ वाद विवाद हुआ। इसने पहले उस महिला को धक्का दिया, फिर ईंट से कुचल करके हत्या कर दी और शव को छिपाने का प्रयास किया। हत्या करने के उपरांत ये यहाँ से भाग गया। पुलिस ने अथक प्रयास करके सर्विलांस के जरिए और अन्य साक्ष्यों को जुटा करके महिला का न केवल कम समय में शिनाख्त किया, साथ ही साथ इस घटना का सफल अनावरण करते हुए कल दिनांक 26 तारीख को ज्ञान सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया है। और पूछताछ में अभियुक्त ज्ञान सिंह ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इसको जेल के लिए रवाना किया। इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।